गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आराम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज़ को पढ़ रहे थे और उसी क्रम में हमने भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर तुर्कों का आक्रमण, ये सब देख लिया था। और देन इसके बाद हमने दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किया था और दिल्ली सल्तनत के तहत जो प्रथम वंश था, गुलाम वंश या ममलूक वंश, उसको हमने स्टार्ट कर दिया था। और उसका प्रथम शासक जो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको हमने पढ़ा। फिर इसके बाद उसका बेटा हुआ करता था आराम शाह, उसको देखा हमने। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश को देखा। ठीक है, तो इस सब को हमने पढ़ चुके हैं हमारे पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं इसको। तो जैसे ही मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था इल्तुतमिश को, तो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। आपको पता है कि इल्तुतमिश की जो मृत्यु हुई थी वो 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को हुई थी। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले ही उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। किसको किया था उत्तराधिकारी? अपनी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल है वो 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, ये भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका मानी जाती है और बताया जाता है कि काफ़ी योग्य, निडर व साहसी महिला शासिका ये सिद्ध हुई थी। तो जैसे ही इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो जाती है, मतलब मृत्यु से पहले तो अपना उत्तराधिकारी उसने रजिया सुल्तान को घोषित कर दिया था, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के अगले ही दिन होता क्या है कि जो दिल्ली के अमीर थे उन्होंने जो है इल्तुतमिश का एक अत्यंत विलासी और अयोग्य उसका जो बेटा था उसको गद्दी पर बैठाल दिया। मतलब रजिया सुल्तान को नहीं बैठाया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया रजिया सुल्तान को। उसके जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसका नाम था, तो उसको गद्दी पर बैठाल दिया। अब उसको गद्दी पर जब बैठाल दिया तो उसका जो शासनकाल था उस पर किसका नियंत्रण था? उसकी एक माँ हुआ करती थी शाह तुर्कान उसकी माँ हुआ करती थी। उसकी जो माँ थी एक तुर्क दासी थी, तो उसका नियंत्रण हुआ करता था उसके शासनकाल पर। किसके शासनकाल पर? रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल पे। उसकी जो माँ थी शाह तुर्कान, वो एक अत्यंत क्रूर और अत्याचारी किस्म की संरक्षिका थी। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप उसने क्या किया कि जो इल्तुतमिश के परिवार वाले थे उनका उसने दमन करना स्टार्ट कर दिया। और जो जनता ने यह सब देखा तो उनके मन में विद्रोह की भावना भड़क होती। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर रजिया सुल्तान ने, मतलब ये समाज में अराजकता फैल गई थी, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर रजिया सुल्तान ने दिल्ली की जनता के सामने लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगा। ठीक है, याद रखना, ये फैक्ट आपको याद रखना है कि लाल वस्त्र पहनकर किस एक शासक या शासिका ने दिल्ली की जनता से न्याय मांगा था। तो लाल वस्त्र पहनकर रजिया सुल्तान ने दिल्ली की जनता से न्याय मांगा। और उसी क्रम में हुआ क्या कि दिल्ली की जो जनता है उसने रजिया सुल्तान को स्वीकार किया और उसको शासन भार संभालने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, तो उसी क्रम में हम रजिया सुल्तान को देखते हैं। तो रजिया सुल्तान के बारे में कुछ फैक्ट कहे जाते हैं, यहाँ पर माने जाते हैं, उनको देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लाल वस्त्र पहनकर उन्होंने दिल्ली की जनता से क्या मांगा था? न्याय मांगा था। ठीक है, रजिया सुल्तान ने क्या किया? होने को तो वो एक महिला थी, लेकिन उन्होंने महिलाओं के सारे गुणों को त्याग करके, यानी पर्दा प्रथा को त्याग करके, ठीक है, वो पुरुषों के भांति कुबा या काबा, उसको हम बोलते हैं कोट, और कुल्हा को बोलते हैं हम टोपी, यानी कोट और टोपी पहनकर वह दरबार लगाती थी, दरबार में आती थी। ठीक है, मतलब रजिया के इसी गुण के कारण जो है कि वहाँ के जो अमीर वर्ग हैं, अमीर और उलेमा वर्ग थे, ये लोग क्या करते थे? रजिया सुल्तान का विरोध करते थे। उनको पसंद नहीं था कि हमारे ऊपर कोई एक महिला शासिका, यानी महिला हमारे ऊपर राज करे, ये उनको नागवारा गुजरा। ठीक है, तो जिस कारण से हुआ क्या कि रजिया सुल्तान के शासनकाल में जो अमीरों का जो विद्रोह है, उलेमाओं का विद्रोह है, वो बढ़ गया। ठीक, अब विद्रोह बढ़ गया तो अब विद्रोह बढ़ने का कारण तो एक ये हो गया कि भाई वो खुद एक महिला शासिका थी। दूसरा कि जो रजिया सुल्तान थी उसने
उसने कुछ इक्तादारी व्यवस्थाओं में फेरबदल किया। ठीक है, अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए इक्तादारी व्यवस्था में फेरबदल किया। फेरबदल के क्रम में उसने किया क्या, एक व्यक्ति हुआ करता था अविसीनियाई दास, एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था अलाउद्दीन याकूत। अलाउद्दीन याकूत अविसीनियाई एक दास हुआ करता था। ये एक इक्ता, उस समय इक्ता के पद पे था। उसने इसको अमीर ए आखूर यानी अज़्ब साला का प्रमुख नामक पद दे दिया। ठीक है, याद रखना ये पद आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अमीर ए आखूर किससे संबंधित है, तो आपको ऑप्शन में आएगा अज़्ब साला का प्रधान, ठीक है, घोड़शाला का प्रधान, पैदल सेना का प्रधान या फिर गज सेना का प्रधान। तो ये आपको याद रखना है कि अज़्ब साला का प्रमुख कौन क्या कहलाता है, अमीर ए आखूर कहलाता है। ठीक है, और उस पद पर कौन विराजमान था, जलालुद्दीन याकूत। ठीक है, तो इसको वह पद दे दिया। तो इस बात से जो अमीर वर्ग है, उलेमा वर्ग है, वो नाराज हो गया। ठीक है, वो नाराज होकर विद्रोह करने लगे और उसी विद्रोह के क्रम में एक अमीर वर्ग था, एक अमीर व्यक्ति था। अमीर व्यक्ति, उसका नाम था क्या, अल्तूनिया। एक व्यक्ति था अल्तूनिया। इस अल्तूनिया ने भी उन अमीरों का, कुछ अमीरों का साथ लेकर रजिया सुल्तान का विरोध किया। और जब यह बात रजिया सुल्तान को पता पड़ी कि कोई अल्तूनिया नाम का व्यक्ति संगठित होकर मेरा इस बात का विरोध कर रहा है, तो रजिया सुल्तान ने इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया, अपनी राजधानी यानी अपने राज्य क्षेत्र से बाहर निकलकर इसको विद्रोह को दबाना चाहा। तो माना जाता है कि जिस समय रजिया सुल्तान अपनी राजधानी क्षेत्र से यानी राज्य क्षेत्र से बाहर निकलकर इस विद्रोह को दबाने के लिए गई थी, तो उसी समय इस मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ उपस्थित जो अमीर थे, अमीरों ने क्या किया, अमीरों ने इस अमीर आखूर यानी जलालुद्दीन याकूत की पकड़कर हत्या कर दी। और हत्या करके वहाँ पर अपनी मर्जी से एक मुइजुद्दीन बहराम शाह एक अमीर वर्ग था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, गद्दी पर बैठा दिया। अब रजिया सुल्तान उस समय अपने जो राज्य क्षेत्र से बाहर थी, राज्य क्षेत्र से बाहर होने के कारण वो अल्तूनिया से मिली और अल्तूनिया, माना जाता है अल्तूनिया ने उसे बंदी भी, रजिया सुल्तान को बंदी भी बना लिया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कोई कहता है बंदी बना लिया था, कोई कहता है कि बंदी नहीं बनाया था। ठीक है, तो हम मान लेते हैं बंदी बनाया या नहीं बनाया, दोनों बात हमारे लिए मतलब कि याद करने वाली बात हैं। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया, उस विद्रोह को दबाने के लिए उस विद्रोही यानी अल्तूनिया से ही शादी कर ली। ठीक है, इस प्रकार उसने अमीरों का यानी अल्तूनिया का जो है कि विद्रोह को समाप्त कर दिया। तो अल्तूनिया के साथ उसकी शादी हो गई थी रजिया सुल्तान की, और वह जो है कि अपने राज्य क्षेत्र में वापस जा रही थी। तो माना जाता है कि कुछ अमीर वर्गों ने रास्ते में दोनों को पकड़कर 1240 ईस्वी में दोनों को मार डाला, यानी रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हो गई, 1240 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको फैक्ट बता ही दिया कि भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। अब इतनी सी इसकी कहानी थी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अमीरों ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर कि रजिया यहाँ पर राजधानी में उपस्थित नहीं है, तो उसके जो है कि अज़्ब साला के प्रमुख अमीर याकूत को उसने मार डाला और उसके बाद गद्दी पर किसको बिठाल दिया, यानी हम बात करते हैं रजिया के बाद के शासकों में बात करते हैं तो गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो कि 1240 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1240 ईस्वी में ही उसकी मृत्यु होती है रजिया सुल्तान की। तो गद्दी पर बैठाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अमीरों की मर्जी से ये गद्दी पर बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हुआ क्या कि अमीरों की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी। ठीक है, बढ़ती गई अमीरों की महत्वाकांक्षा, यानी अमीर लोग जो थे वो अब क्या हो गए, किंग मेकर बनने लगे, यानी उनकी मर्जी से ही राजा बनने लगे, शासक बनने लगे। तो महत्वाकांक्षा जैसे ही बढ़ी तो ठीक गद्दी पर बैठने के 2 साल बाद ही जो है कि मुइजुद्दीन बहराम शाह की क्या कर दी, हत्या करवा दी। किसने हत्या करवा दी भैया, इन अमीरों ने हत्या करवा दी मुइजुद्दीन बहराम शाह की। कब, आपकी 1242 ईस्वी में। ठीक है, अब मुइजुद्दीन बहराम शाह की सिर्फ एक ही उपलब्धि ऐसी है जो पढ़ने लायक है हमारे लिए। इसने अपने शासनकाल में क्या किया, एक पद का सृजन किया। उस पद का नाम था नायाब। उस पद का नाम क्या था, नायाब या नायाब ये मुमलिकात।
यानी इसका मतलब ये होता है इस पद का सृजन करने के बाद जो भी व्यक्ति इस पद पर बैठेगा वो संपूर्ण अधिकारों का मालिक होगा, यानी उसको संपूर्ण अधिकार दिए जाएंगे। राजा के बाद उसको संपूर्ण अधिकार होंगे कि वो शासन का संचालन कर सके। ठीक है, तो ये है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि नायाब या नायाब ये मुमलिकात पद किसने सृजित किया था या किसके शासनकाल में ये बनाया गया था? तो मुइजुद्दीन बैराम शाह के शासनकाल में ये बनाया गया था। ठीक है, अब हुआ क्या कि जैसे ही अमीरों ने इसकी हत्या कर दी, किसकी? मुइजुद्दीन बैराम शाह की हत्या कर दी, तो 1242 ईस्वी में अमीरों ने किसको बिठाल दिया? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह को 1242 ईस्वी में गद्दी पर बैठाला। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा ये गद्दी पर बैठा है। तो हुआ क्या कि ये शासन कर रहा था, अच्छे से शासन कर रहा था और माना जा रहा था एक बढ़िया शासक सिद्ध हो रहा था धीमे धीमे ये। लेकिन उस समय हुआ क्या, एक बलवन नामक एक अमीर था, बलवन नाम का एक अमीर था। ठीक है, उसकी इसके शासनकाल में उसकी शक्ति में अत्यधिक विस्तार हुआ, यानी उसकी शक्ति बढ़ गई। और उस शक्ति बढ़ने के क्रम में हुआ क्या कि इसने जो है कि आपका अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बनाकर उसने क्या किया? मार डाला। किसने मार डाला? बलवन ने। ठीक है, किसको मारा? बलवन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बनाकर मार डाला, क्योंकि भैया अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था वो। ठीक है, और बंदी बनाकर मार डाला। मारने के बाद इसने क्या किया? बलवन ने इल्तुतमिश का एक पौत्र हुआ करता था। इल्तुतमिश के पौत्र का नाम क्या है? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया इसने मारने के बाद। ठीक है, किसने बनाया इसको? इसने बनाया, बलवन ने इसको बनाया। और ये कौन है, किसका पौत्र है? इल्तुतमिश का ये पौत्र है नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, अब नासिरुद्दीन महमूद को क्या हुआ? नासिरुद्दीन महमूद जब गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठने के बाद नासिरुद्दीन महमूद ने जो पद था क्या? नायाब ये ममलिकात का, वह पद किसको दे दिया? वह पद दे दिया भैया बलवन को दे दिया। याद रखने वाली यहाँ बात ये है कि नायाब ये ममलिकात नामक पद पर सर्वप्रथम बैठने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? कौन बैठा था इस पद पर सबसे पहले बैठा था भैया बलवन। और बलवन किसके शासनकाल में बैठा था नायाब ये ममलिकात के पद पर? वो था आपका नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलवन किस पद पर था? नायाब ए ममलिकात के पद पर था, याद रखना। ठीक है, अब नासिरुद्दीन महमूद ने ये पद उसको दे दिया बलवन को, और साथ ही उलुग खां की उपाधि से बलवन को नवाजा। कौन सी उपाधि? उसका नाम याद रखना है आपको, उलुग खां की उपाधि से बलवन को नवाजा। ठीक है, और हुआ क्या कि 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि बलवन ने इसको जहर देके मार डाला था और स्वयं जो है कि सुल्तान बन गया था। तो आगे की कहानी हम बलवन से स्टार्ट करेंगे। आपको यहाँ बता दिया मैंने कि 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है और बलवन आगे चलकर क्या बनता है? सुल्तान बनता है। ठीक है, इतनी कहानी हमने पढ़ ली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। और आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, और आपको बस इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और नीचे जो बेल आइकन का जो बटन है आपको उसको प्रेस करना है, ताकि जो हमारी जो न्यू अपलोडेड वीडियो होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू।